पिछले क्लास में हम लोग सेमेस्टर 1 के लिए जो विनोबा यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का, उसका हम लोग मॉडल सेट देख रहे थे और आज थर्ड सेट का हम लोग फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड सेट का सेकंड लेक्चर में रहेंगे, जो सेट 3 है उसका सेकंड लेक्चर। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पहले से किसी सेट का लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले जाके कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के प्लेलिस्ट में, इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और FYUGP लिखिएगा, FYUGP सेमेस्टर 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और उसमें सारे वीडियो आपको मिलेंगे। मैं 4 सेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का देने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्या लिखा है? सामाजिक न्याय क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, और इस पर निबंध लिखना है। बोलते हैं राइट द एसे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय किसको बोलते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके ऊपर एक निबंध लिखने के लिए क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आप इसको पढ़ोगे और आपने अगर तैयारी अच्छे कर ली है तो आपके एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाते हो। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो लगता है? सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ? समाज में जितने लोग रह रहे हैं उन सबके साथ न्याय होना चाहिए। कैसे? सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में न्याय होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षा में भेदभाव हो रहा है, समाज में भेदभाव हो रहा है, धार्मिक तौर पर भेदभाव हो रहा है, सांस्कृतिक तौर पर भेदभाव हो रहा है, तो ये सामाजिक न्याय हो ही नहीं सकता। सामाजिक न्याय का मतलब है कि सब लोगों को न्याय मिलनी चाहिए, किसी को दबाव में किसी को डरा धमका के दबाव में या किसी भी दूसरे तरीके से आप नहीं काम कर सकते। तो ऐसा काम जो समाज में राम राज्य ला दे उसी को सामाजिक न्याय कहते हैं, कि समाज में हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार होना चाहिए। राम राज्य की जो कल्पना हम लोग करते हैं यही सामाजिक न्याय है। राम राज्य, एक राज्य का एक छोटा सा जनता बोल दिया सीता के बारे में तो सीता अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ये है राम राज्य, कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को बराबर हक है। बात समझ गए? ये है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। और इसके बारे में हम लोग को यहाँ लिखना है कि लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका अर्थ हमेशा सुस्पष्ट ही हो। सामाजिक न्याय का सिद्धांतकारों ने इस प्रत्यय को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। व्यवहारिक राजनीति के क्षेत्र में भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय का नारा वंचित समूहों के लिए है। सामाजिक न्याय किसके लिए? जो वंचित समूह है, गरीब है, पिछड़ा क्षेत्र का व्यक्ति है, आदिवासी, उसके लिए सामाजिक न्याय यहाँ बोल देता है लोग। लेकिन सिर्फ सामाजिक न्याय वही नहीं है कि आप आदिवासियों को थोड़ा सा जो है सम्मान दे दिए, आदिवासियों को थोड़ा अधिकार दे दिए, आप पिछड़ों को अधिकार दे दिए, ये सामाजिक न्याय नहीं है। तो क्या किया दुनिया ने? अलग अलग तरीके से सोशल जस्टिस को डिफाइन कर दिया, अपनी सुविधा के अनुसार इसको परिभाषित कर दिया कि अगर हम सारे समाज के लोगों के लिए सोचते हैं, हम किसी पिछड़े के लिए सोचते हैं, किसी वंचित समूह के लिए सोचते हैं, तो ये सामाजिक न्याय है। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ और भी है सामाजिक न्याय के अंदर। देखिए लिखा अल्पसंख्यक अधिकार के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक न्याय बिल्कुल सही है। बहुत संस्कृतिवाद के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक न्याय है। मूल निवासी के अधिकार के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक न्याय है। ये सारा चीज, लेकिन सब लोगों ने अपने अपने तरीके से सामाजिक न्याय को जोड़ा है। सामाजिक न्याय कैसे हम पहुंचाएंगे लोगों तक? तो शिक्षा के जरिए जा सकता है। देखिए लिखा है, यद्यपि एक विचार के रूप में विभिन्न धर्मों की बुनियादी शिक्षाओं में सामाजिक न्याय के विचार को देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश धर्म या संप्रदाय जिस व्यवहारिक रूप में सामने आए हैं या बाद में जिस तरह का उनका विकास हुआ उसमें सामाजिक न्याय नहीं है। सब धर्म आया था कि हमसे बढ़िया धर्म इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता, लेकिन जैसे ही उसके धर्म में ऊंच नीच ये सब विचार आने शुरू हो गए, भेदभाव, कौन सा समाज बोलता है कि मेरा सोशल जस्टिस है? सब में, हिंदू समाज में तो कुरीति था ही पहले से, मुस्लिम समाज में भी है, उसमें भी जाति प्रथा बटा हुआ है, उसमें भी किसी को, वो जो खान लोग होते हैं या बाकी लोग होते हैं उनको निम्न नज़र से देखा जाता है, जो सैयद लोग होते हैं उनको ज़्यादा ऊंचा नज़र से देखा जाता है। हिंदू समाज में तो था ही कि ब्राह्मण को ज़्यादा ऊंचा, क्षत्रिय को ज़्यादा ऊंचा, बाकी वैसे शूद्र को निम्न नज़र से देखा जाता था। तो यहाँ सामाजिक न्याय था, नहीं था मानते हैं, लेकिन वहाँ भी तो सामाजिक न्याय था। दूसरे धर्मों में बहुत सारे धर्म है जहाँ पे सामाजिक न्याय नहीं है, जहाँ पे ऊंच नीच है, भेदभाव है, ये सब बहुत सारा समस्या है। और जब तक हम हर व्यक्ति, समाज के हर तबके को बराबर का अधिकार नहीं देते हैं, हर चीज में बराबर का अधिकार नहीं देंगे, तब तक हम सामाजिक न्याय भारत में स्थापित कर ही नहीं सकते। वही यहाँ लिखा है, ये तो कहानी पूरा सामाजिक न्याय के बारे में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लास्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा, लेकिन इससे पहले का जो वीडियो है बहुत जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी, चूंकि हम लोग को महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पूछ रहा है
कि सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन करें। तो सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना। बोलता है कि राजनीतिक परिदृश्य में नागरिकों के प्रतिरोध के युग की शुरुआत की थी। नागरिक कैसे प्रतिरोध करेगा, है ना, विरोध कैसे करेगा, तो उसके लिए उसका शुरुआत करने का काम इन्होंने किया था। यह शाब्दिक शब्द अहिंसा, अहिंसक प्रतिरोध के तरीके को उपयुक्त करने के लिए परिभाषित करने के लिए गढ़ा गया था। ये जो शब्द था सत्याग्रह, वो अहिंसा को का प्रतिरोध करने के लिए, कि भाई हिंसक हम लोग नहीं होंगे, तो उसके लिए ये तरीका गढ़ा गया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय दमनकारी ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ बन रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में ये शब्द आ रहा था सत्याग्रह, कि सत्य के लड़ेंगे हम लोग, खिलाफ बन रहा था। शब्द की अलग अलग व्याख्या की गई। सत्याग्रह शब्द अलग अलग जगह इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन वस्तुतः यह दो शब्दों से का संयोजन है, एक सत्य और दूसरा है बल, कि सत्य में ही बल है सत्याग्रह। इसका अर्थ होता है सत्य में अटूट विश्वास। इसका अर्थ होता है सत्य में अटूट विश्वास, विपत्ति के सामने भी अटूट, अगर मुसीबत आता तो भी अटूट रहेंगे। सत्याग्रह गांधी के लिए अपने राजनीतिक अधिकारों को अर्जित करने का एकमात्र वैध तरीका था। सत्याग्रह एक तरीका था जिसके जरिए महात्मा गांधी अपने अधिकारों को अर्जित कर सकते थे, क्योंकि यह सत्य के आदर्शों पर आधारित था। भारतीय इतिहास के गांधीवादी युग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में के सभी क्रांतियों का सत्याग्रह 20 से अधिक लंबे वर्षों के लिए महत्वपूर्ण पहलू था। सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के समय भी इन्हीं की देन थी, और इन्हीं के समय ये बहुत तेजी से फैला और धीरे धीरे पूरे देश में फैलता चला गया। इसकी विरासत उसके बाद लंबे समय तक चलती रही। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी खाली चला के छोड़ दिया, उसके बाद भी चला। मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने भी सत्याग्रह चलाया था, ने नस्लवाद के खिलाफ सत्याग्रह चलाया था। मार्टिन लूथर किंग ने नस्लवाद के खिलाफ क्या चलाया था? सत्याग्रह, जो कि अमेरिका में होता था। नस्लवाद आज भी नस्लवाद है, गोरा और काला का, उसके खिलाफ सत्याग्रह। सत्याग्रह आलोचना से मुक्त नहीं रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि सत्याग्रह को आलोचना का शिकार नहीं होना पड़ा है, सत्याग्रह को भी आलोचना का शिकार होना पड़ा है कि भैया ये सही नहीं है, लेकिन इसकी पद्धतियों को बोलता है सशस्त्र हिंसा की तुलना में प्रतिरोधक के रूप में अधिक शक्तिशाली उपकरण के रूप में दुनिया भर में व्यापक स्वीकृति मिली है। मतलब सत्याग्रह भी बदनाम हुआ है, लेकिन इसको सबसे बड़ा फेमसिटी क्या चीज का मिला ना, कि हिंसा के साथ हम लोग नहीं रहेंगे, हिंसा के विरोधी हैं। इसको लेके दुनिया भर में इनका नाम हुआ है कि सत्याग्रह बिल्कुल सही है। गांधी ने सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर दक्षिण अफ्रीका में हुई क्रांतियों में सफलता हासिल की। सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर महात्मा गांधी ने क्या किया? सफलता हासिल कर लिया दक्षिण अफ्रीका में। उनका सहज विश्वास था कि यह भारत में भी सफल होगा। महात्मा गांधी का विश्वास था कि भारत में भी सफल होगा। वास्तव में गांधी में एक सहज विश्वास था कि यह शक्तिशाली अंग्रेजों से लड़ने का एकमात्र प्रभावी तरीका होगा, क्योंकि दो शताब्दियों को औपनिवेशिक शासन से भारत को आर्थिक और नैतिक रूप से इस हद तक कमजोर कर दिया है कि प्रतिरोध का कोई भी अन्य रूप विफल होना तय है। महात्मा गांधी को लग रहा था कि और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अंग्रेज दो तरह से कमजोर किया था हम लोगों को। पैसा के तौर पर कमजोर किया था, नैतिक तौर पर भी हम लोगों को कमजोर कर दिया था। पैसे के रूप में अगर किसी को कमजोर कर दीजिए वो समाज टिक जाएगा, नैतिक रूप में कमजोर कर दीजिए वो समाज बर्बाद हो जाएगा। पैसा खूब है और नैतिक रूप में अगर आपको बर्बाद कर दिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। जैसे राजा महाराजा के बाल बच्चा को फालतू फालतू काम कराता था, नशा का शिकार, तो कभी है ना ये वो फालतू फालतू करके उसको बर्बाद कर देता था, नैतिकता खत्म कर देता था। और जो इन लोगों का सबसे बड़ा गेम था कि उसको ऐसे वैसे करके फंसा दो, ऐसा फंसाओ कि राजा भी परेशान होता रहे। पैसा नहीं है चलेगा, लेकिन अगर नैतिक नहीं, कोई व्यक्ति मोरल ठीक नहीं है उसका, तो समझिए वो नहीं चलेगा। इसलिए नैतिकता बहुत जरूरी चीज है। और जहां ये खत्म हो गया ऑटोमेटिक, तो भारत में दोनों था खत्म। आर्थिक रूप से भी कमजोर भारत को किया गया था और नैतिक रूप से भी कमजोर। लड़ेगा कैसे भारत? भारत के लोग लड़ेंगे कैसे? वो लोग आपस में बनिया और यादव जी और राजपूत में लड़ रहे हैं, पंडित में लड़ रहे हैं कि तू बनिया है तू पंडित है। तो जब आपस में लोग लड़ रहे हैं तो एक साथ जुड़ के अंग्रेज के साथ कैसे लड़ेंगे? इसलिए तो अंग्रेजों का एक सिस्टम था जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फूट डालो और राज करो। तो तोड़ दिया था समाज को। ये समाज हम लोगों का राजनीति वाला जो यादव जी हैं, पंडित जी हैं, बाकी जी हैं, वो कौन किया है? ये अंग्रेज किया है। और तब से हम लोग टूटे हुए। हम लोग एक हैं नहीं है। जब एक नहीं होंगे तो उसको हटाएगा कौन? अकेले यादव समाज तो हटा नहीं पाएगा, अकेले मुस्लिम समाज हटा नहीं पाएगा, अकेले राजपूत समाज हटा नहीं पाएगा, कोई भी ये नहीं हटा पाएगा अकेले, जब तक सब लोग मिलकर नहीं काम करेंगे। तो महात्मा गांधी को लग रहा था कि अगर सारे समाज को जोड़ना है तो ऐसा शब्द रखो
जिसका किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो सत्याग्रह तो सबका ना है, तो सब जुड़ेगा उसमें। ये शब्द था, इसलिए उनको विश्वास था। गांधी जी के सत्याग्रह के तरीकों को उनके शुरुआती वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ ही लोग स्वीकार करते थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसमें कुछ लोग ही महात्मा गांधी को स्वीकार करते थे, बहुत लोग विरोध करते थे। हालांकि गोपाल राय गोखले के सक्षम मार्गदर्शन में महात्मा गांधी की पद्धति को धीरे धीरे सब लोग अपनाने लगे। बिहार के चंपारण में इंडिगो प्लांट्स क्रांति में सत्याग्रह के तरीकों को सफलतापूर्वक नियोजित करके गांधी जी ने राजनीतिक प्रमुखता हासिल कर ली और खेड़ा में समान परिणामों के साथ इसी विधि को दोहराया गया। गुजरात ने ब्रिटिश अधिकारियों से बढ़ाए गए करों के खिलाफ कुख्यात रॉलेट एक्ट जो है, उसके बाद सत्याग्रह 1920 में चालू किया गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। यानी शुरुआत में महात्मा गांधी अपना पैठ बनाने के लिए जिस आंदोलन का सहारा लेकर आए थे वो था सत्याग्रह। उनको लगा था कि भारत में सत्याग्रह आंदोलन ही है जो भारत में अंग्रेजों को हटने पर मजबूर कर सकता है, भारत से अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों को मालूम था, कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो सत्याग्रह आंदोलन के विरोधी थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्याग्रह के आंदोलन को, महात्मा गांधी के आंदोलन को धीरे धीरे करके सब तक स्वीकृति लाए और जब चंपारण में इंडिगो प्लांट क्रांति में सत्याग्रह का आंदोलन करके और इसको सफलतापूर्वक सफल बनाए। और इसके बाद धीरे धीरे महात्मा गांधी हर आंदोलन में सत्याग्रह को लेकर आए। लेकिन एक समय के बाद जब रोलेक्ट एक्ट आया उस समय सत्याग्रह आंदोलन बंद हो गया। सत्याग्रह के बाद क्या गया, असहयोग आंदोलन की नींव पड़ गई कि अब हम सपोर्टे नहीं करेंगे। यानी जो सरकारी नौकरी में छोड़ दो नौकरी, सरकार टैक्स मांगे मत दो, सरकार को कोई सपोर्ट मत करो, उसी को बोलते क्या, कौन सा, असहयोग आंदोलन। लेकिन जैसे ही ये चौरी चौरा कांड हुआ, असहयोग आंदोलन भी क्या हुआ, बंद हो गया। क्यों बंद हुआ था, ये थाना को जला दिया था लोग, थाना को ही क्या किया था, जला दिया था। और थाना को जलाने के बाद महात्मा गांधी तो सीधा बोलते हैं हम तो अहिंसा है, तुम हिंसा कैसे कर दिया, तो असहयोग आंदोलन चल भी नहीं करेगा। इसलिए आंदोलन क्या हुआ, खत्म हो गया। नहीं तो बहुत अच्छा आंदोलन था, उस समय ही अंग्रेज भाग जाता। महात्मा गांधी अगर जिद पे नहीं अड़ते तो अंग्रेज उसी समय भाग गया था, क्योंकि हर व्यक्ति असहयोग शुरू कर दिया था कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे। सोचो कोई आदमी जो खाना बना रहा है उसके यहाँ बोला हम नहीं खाना बनाएंगे, बनाओ अंग्रेज लोग अपने। कोई नौकरी करे बोला हम नहीं करेंगे नौकरी, गार्ड का नौकरी नहीं करेंगे। कोई गाड़ी चलाने बोलता हम नहीं करेंगे। अगर हर व्यक्ति नहीं के पीछे पड़ जाएगा तो क्या लोग, तो मारोगे आप, कितना मार लोगे, कितना आदमी मारो। सब आदमी अगर सपोर्ट छोड़ देगा, कुछ नहीं करेंगे, अंग्रेज का सामान नहीं खरीदेंगे तो बर्बाद हो जाता है। 1 साल के अंदर बर्बाद हो जाता अंग्रेज, वो जान जाता कब। लेकिन ये आंदोलन बहुत ही कारगर होता, लेकिन महात्मा गांधी इसको अंत कर दिए चौरा चौरी घटना के बाद। और उसके बाद फिर देखिए इसका खंडन हो गया, शांतिपूर्ण खंडन प्रसिद्धि दांडी मार्च जो है ना 12 मार्च 1930 को नमक बनाने के लिए के साथ शुरू हुआ। फिर ये बोले कि अब हम दांडी मार्च करेंगे, अब नमक अपना बनाओ। ठीक है, असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद ये भी असहयोग था कि अपना नमक खाओ, अंग्रेजों का नमक नहीं खाएंगे। हालांकि प्रारंभिक वर्षों में अधिकांश पश्चिमी और विशेष रूप से ब्रिटिश प्रेस द्वारा उपहास किया गया महात्मा गांधी के बारे में। सत्याग्रह की सच्ची शक्ति को जल्द ही ब्रिटिश सरकार द्वारा महसूस किया गया, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार महसूस कर लिया कि सत्याग्रह का पावर क्या है, क्योंकि भारतीयों द्वारा बड़े पैमाने पर बहिष्कार के बाद सभी सरकारी प्रयास और उद्यम उदासीन थे। जितना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब जितना लोग बहिष्कार करना शुरू कर दिया भारतीय लोग, तो उसके बाद वो लोग चूंकि उदासीन था, कुछ कर ही नहीं पा रहा था। गांधी जी का सत्याग्रह सफलता के शिखर पर पहुंच गया और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का एक उग्र पिच पर पहुंच गया। मतलब ऐसे जगह पर पहुंच गया जहां से वो कुछ भी कर सकता, जिससे सरकार को गांधी इरविन समझौते की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर सरकार भी झुकी। अब बोले हम लोग गोल मेज पर आते हैं और एक बातचीत करते हैं, जिसके बाद दूसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और गांधी जी, एक तरफ गांधी जी थे और दूसरी तरफ इरविन थे, जिनके बीच में समझौता हुआ था कि कैसे इस देश को आज़ादी मिल सकती है, कैसे ये लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन था मॉडल सेट 3 लेक्चर 2, और आप पूरा का पूरा मॉडल सेट देखेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन जाने का चांस नहीं है।